नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज मैं आपको बिल्कुल एक रीसेंट क्राइम स्टोरी के बारे में सुनाने वाला हूं। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसको सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए और जो भी कातिल था उसने अपने आप को बचाने के लिए इतने हथकंडे अपनाए थे कि एक बार की पुलिस भी सोच में पड़ गई कि पता नहीं ऐसे लोग आते कहां से हैं। बहरहाल, आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये घटना है राजधानी दिल्ली की और तारीख है 31 मार्च 2023 यानी 31 ऑफ मार्च 2023। बिल्कुल रिसेंट इंसिडेंट है। हुआ ये कि दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में एक लॉज है, बलजीत लॉज। इस लॉज में एक रोज पहले यानी 30 तारीख को एक कपल एक कमरे में ठहरने के लिए पहुंचा था। सुबह जब देर तक उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं खुला और अंदर से किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया, न चाय की बात हुई, अंदर से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, तो लॉज के लोग थोड़े परेशान हुए। उनको लगा कि एक बार चेक करना चाहिए, काफ़ी देर हो गई और ये जो कपल यहाँ ठहरा था उसमें से कोई भी बाहर नहीं आया। तो लॉज के जो मुलाजिम हैं उन्होंने लॉज के दरवाजे पर, मतलब कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और सोचा कि जगाया जाए अगर सो रहे हैं तो। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो दरवाजे को जो है वो फोर्स ओपन किया गया, यानी ज़बरदस्ती खोला गया। अब दरवाज़ा खुलते ही अंदर जो मंजर था उसे देखकर सारे लोग ठिठक गए। कमरे में तो एक कपल रुका था जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इस वक्त कमरे में सिर्फ एक ही शख्स था और वो भी मुर्दा, यानी उसकी लाश पड़ी थी। तकरीबन 50-55 साल के एक शख्स की लाश कमरे में पड़ी हुई थी और डेड बॉडी के नाक और मुंह से खून बाहर आ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी कमरे में लाश के पास एक पेपर था, एक चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ था उसका जो कॉन्टेक्स्ट है या उसका जो मजमून है, मैं आपको वो सुनाता हूं। उसमें लिखा हुआ ये था, आप एक नाइस पर्सन हैं, सॉरी 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 सॉरी, समझ लेना मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जो आपके साथ ऐसा किया, एक्सट्रीमली सॉरी यार। अब बताइए ये कितनी अजीब सी बात है। 50-55 साल का एक शख्स कमरे में पड़ा हुआ है, उसकी जान चली गई है, लाश के पास में ये चिट्ठी पड़ी हुई है और लॉज के लोग ये जानते हैं कि एक महिला इसके साथ आई थी, लेकिन लॉज के लोगों को इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं, कोई खबर नहीं। फौरन दिल्ली पुलिस को इस सनसनीखेज और अजीब सी मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जैसा कि सीन ऑफ क्राइम मैंने आपको बताया, जैसा कि मंजर मैंने आपको बताया, ठीक वैसी ही चीज़ें दिल्ली पुलिस को वहां पर नजर आई। पुलिस ने फौरन उस डेड बॉडी को रिकवर किया और रिकवर करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस बीच लॉज के जो डॉक्यूमेंट थे उसे जांच कर उसके हवाले से पुलिस को यह पता चला कि जो मरने वाला शख्स है उसका नाम है और वो दिल्ली के ही मयूर विहार इलाके में दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट में रहता था और उम्र थी 53 साल। लेकिन दीपक सेठी के साथ उस कमरे में एक रोज पहले यानी 30 मार्च के रोज वो जो महिला मौजूद थी या उनके साथ आई थी वो कौन थी, ये एक राज था। असल में जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में और देश भर के सारी ही जगहों पर अब होटल वालों के लिए जो डूज एंड डोंट्स हैं उसमें ये बताया गया है कि जो भी गेस्ट्स आपके किसी भी होटल के कमरे में आकर रुकते हैं तो उनका आई कार्ड, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आई कार्ड की कॉपी तो खैर इनके पास थी जिससे उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो गई, लेकिन उनके साथ जो महिला थी उसका जो आई कार्ड था, उस आई कार्ड को जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया, उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो आधार कार्ड नकली है। आधार कार्ड में बेसिकली जो नाम दर्ज था उसमें लिखा हुआ था नाम अंजलि और जो पता था उस पते पर कोई नहीं रहता था और वो आई कार्ड जो है वो फेक था, बोगस था। यानी जो भी महिला दीपक सेठी के साथ उस रोज़ कमरे में आकर रुकी थी वो महिला अपनी असली पहचान जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। अब पुलिस ने ये पता करने की शुरुआत की कि भाई ये लोग कितने बजे आए, कितने बजे वो महिला कमरे से बाहर निकली। सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस ने एग्जामिन करना शुरू किया और इस कड़ी में पुलिस को ये पता चला कि ये लोग जो है 30 मार्च को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रात तकरीबन 8:30 बजे इन लोगों ने उस लॉज के उस कमरे में चेक इन किया था
और 30 और 31 मार्च की दरमियानी रात तकरीबन 12:30 बजे वो महिला कमरे से निकली थी और अकेली ही कहीं चली गई थी। लॉज में गेस्ट्स आते जाते रहते हैं। पहली बार जब किसी की एंट्री होती है तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, वो थोड़े विजिलेंट रहते होंगे, देखते होंगे कौन आ रहा है, रिसीव करते होंगे। लेकिन बीच में अगर कोई गेस्ट कहीं निकलता है तो ऑब्वियसली सारे स्टाफ उस पर इतनी नज़र तो नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना किसी गेस्ट को बॉदर करना या नज़र रखना भी संभव नहीं है। तो इसीलिए पहले लोगों को ये पता नहीं था कि महिला उस कमरे में है भी या नहीं है। लेकिन बाद में जब ये लाश सामने आई और महिला गायब मिली तो फिर होटल के कर्मियों ने और पुलिस वालों ने ये जांचने की शुरुआत की कि भाई ये महिला गई कहाँ। तो पता चला कि महिला रात को तकरीबन 12:30 बजे अकेले ही उस कमरे से निकलकर चली गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड तो पुलिस को मिला, लेकिन उस आधार कार्ड में जो है वो नाम पता उस महिला का नकली था। अंजलि नाम लिखा हुआ ज़रूर था, लेकिन जो पता मेंशन था उस पते पर कोई नहीं रहता था। यहाँ तक कि पुलिस ने जब गवर्नमेंट की वेबसाइट में चेक किया तो ये भी पता चला कि जो नंबर उसमें डाला गया है वो नंबर भी फेक है। तो कुल मिलाकर पूरा आधार कार्ड ही फेक था। अब पुलिस को उस महिला तक पहुंचने के लिए, जो कि इस मौत की जिम्मेदार थी, आप उसे संभावित कातिल भी कह सकते हैं, उस तक पहुंचने के लिए पुलिस को उसके बारे में और जानकारी जुटानी थी और ये अपने आप में एक बहुत टफ टास्क था। पुलिस ने जिनकी मौत हुई थी, यानी जिनकी हत्या की गई, उसका मोबाइल फ़ोन जो है पुलिस ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया और मोबाइल फ़ोन की जांच करने के बाद पता चला कि इस महिला का नाम अंजलि है। अंजलि के नाम से उसने सेव कर रखा था मोबाइल नंबर। लेकिन उस मोबाइल नंबर को जब पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की तो पुलिस को वहाँ एक और झटका लगा। ये दूसरा झटका था पुलिस के लिए, जब पुलिस को पता चला कि वो मोबाइल फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया है। अब मर्डर का एक सनसनीखेज मामला, जिसमें कातिल बाकायदा कत्ल करने के बाद अपनी तरफ से सफाई देने वाली एक चिट्ठी लिखकर फरार हो जाती है, उस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। डॉक्यूमेंट्स तो खैर जाली थे ही, फेक थे ही। तो एक तरह से पुलिस जो है तमाम तफ्तीश करने के बावजूद खुद को समझ लीजिए कि एक ऐसे दीवार के सामने पा रही थी जिसके आगे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने जब उस मोबाइल के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की, उस नंबर के बारे में और माइन्यूट डिटेल निकालने की कोशिश की, तो पुलिस को एक और लीड मिली। इसे आप तीसरा क्लू या थर्ड लीड कह सकते हैं। वो लीड ये थी कि पुलिस को ये पता चला कि वो मोबाइल फ़ोन 23 मार्च को एक बार रिचार्ज करवाया गया था। अब ये पुलिस के लिए एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, जिसके हवाले से पुलिस इस मामले को और आगे तफ्तीश कर सकती थी, एग्जामिन कर सकती थी। पुलिस ने फौरन उस दुकान का पता लगाया जहां से ये मोबाइल नंबर रिचार्ज कराया गया था और उस दुकान में पहुंची। ये दुकान दिल्ली के ही संतगढ़ इलाके में मौजूद है, साउथ दिल्ली में। और पुलिस जब इस दुकान में पहुंची तो पुलिस ने देखा कि ये दुकान का जो ओनर है, जो मालिक है, वो एक नाइजीरियाई नेशनल है, यानी हिंदुस्तानी नहीं है। उस दुकान में एक नाइजीरियाई शख्स जो है बैठा हुआ मिला। पुलिस ने उससे सो कॉल्ड अंजलि का वो मोबाइल नंबर दिखाते हुए पूछा कि ये नंबर आपने रिचार्ज किया था, इसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए, ये नंबर किसका है, क्या है और आपने कब रिचार्ज किया था। तो उस नाइजीरियाई आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो दुकान में यूं ही बैठा हुआ हूं, मैं इसका ओनर नहीं हूं। इस दुकान की ओनर जो है मधुमिता नाम की मेरी लिव इन पार्टनर है और वो इस वक्त यहां नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। पुलिस इंतजार करती रही, मधुमिता का मोबाइल नंबर लिया और फाइनली मधुमिता के मोबाइल नंबर के जरिए मधुमिता को पुलिस इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गई। अब ये मधुमिता जो है वो अंजलि को जानती तो जरूर थी, लेकिन उसका सीधे तौर पर इस मामले से या इस घटना से कोई लेना देना नहीं था अब तक की तफ्तीश के मुताबिक। तो मधुमिता से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अंजलि के बारे में पुलिस को जानकारी दी, सुराग दिया, लेकिन उसने कहा कि अंजलि इस वक्त कहाँ होगी मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि उसका कोई एग्जैक्ट एड्रेस मेरे पास नहीं है। और इसी दौरान छानबीन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि बेशक उसको अब तक लोग अंजलि के नाम से जानते हों, लेकिन उसका नाम सिर्फ अंजलि नहीं है, बल्कि उसके कई नाम हैं। एक नाम है उषा, दूसरा है निक्की, तीसरा है निकिता, अंजलि तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से और 4-5 नाम उसके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो भी महिला थी जिस पर कत्ल का शक था, वो बड़ी ड्यूबियस कैरेक्टर की, यानी एक संदिग्ध व्यक्तित्व वाली या संदिग्ध
संदिग्ध रवैये या व्यवहार वाली एक महिला थी। पुलिस ने अब उस अंजलि उर्फ उषा उर्फ निकिता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू की और मधुमिता से भी पूछताछ शुरू की। इस कोशिश में पुलिस को कुछ और बातें पता चली। पुलिस को ये पता चला कि अंजलि नाम की ये महिला जो है एक बार चोरी के मामले में जेल जा चुकी थी और जब जेल गई थी तो वहीं जेल में पहले से बंद मधुमिता नाम की इस महिला से, जो अभी पुलिस के शिकंजे में थी, जिससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसके साथ मधुमिता की और अंजलि की दोस्ती हुई थी। मधुमिता जो है वो कभी दीपक सेठी जिसकी हत्या हुई उसके बड़े करीब थी और दोनों का यूं ही मिलना जुलना पहले होता रहता था, लेकिन अब मधुमिता ने अंजलि को दीपक सेठी से इंट्रोड्यूस करवा दिया था और जिस तरह की आप इस घटना को सुनकर समझ सकते हैं, थोड़े रंगीन मिजाज किस्म के इंसान थे दीपक सेठी, तो दीपक सेठी को लगा कि ठीक है, अब मधुमिता के साथ साथ अंजलि के साथ भी जो है वो वक्त गुजारने लगे। और इसी तरह से 30 मार्च को दीपक सेठी इसी अंजलि नाम की रहस्यमयी लड़की या महिला जो भी कहें उसके साथ उस लॉज में गए थे। यहां तक भी पुलिस को जानकारी मिली, लेकिन इसके आगे अंजलि ने यह कत्ल क्यों किया, उसका एग्जैक्ट मोटिव क्या था और इस मर्डर में मधुमिता या किसी दूसरे का रोल है या नहीं, जब तक अंजलि नहीं पकड़ी जाएगी तब तक उसके बारे में पुलिस के लिए पता कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फाइनली मधुमिता से लगातार पूछताछ करते करते और उसके मोबाइल फोन की तमाम डिटेल चेक करते करते पुलिस की नज़र जो है एक और ऐसे संदिग्ध नंबर पर गई जिस नंबर के बारे में खुद मधुमिता को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि यह नंबर किसका है। पुलिस ने जब उस नंबर के बारे में जानकारी जुटाई तो पुलिस ने देखा कि वो नंबर इस वक्त नोएडा में एक्टिव है। दिल्ली के करीब ही उत्तर प्रदेश में नोएडा है, नोएडा में एक्टिव है, जहां स्टूडियो हमारा भी है इस वक्त, जहां से मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। तो इसी नोएडा में उस नंबर के एक्टिव होने की बात पुलिस को पता चली और चूंकि ये नंबर जो है वो एक तरह से पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका था, तो उस नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर रखा और ट्रेस करने की पुलिस ने शुरुआत की और फाइनली नोएडा से पुलिस ने निकिता नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये निकिता ही वो अंजलि थी जिसने सफदरजंग एनक्लेव के लॉज में सेठी की हत्या की थी। अब सवाल यह है कि हत्या क्यों की और हत्या कैसे की, क्योंकि नाक और मुंह से खून निकल रहा था, वहां कोई वेपन, कोई हथियार, कोई चोट के निशान, ये सारी चीजें तो नहीं थी। अब पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई, डेड बॉडी को ऑलरेडी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भिजवा चुकी थी, तो कुछ और अजीबोगरीब और चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक तो ये पता चला ने उस रोज कोई ऐसी दवा का सेवन किया था जिससे इंसान की यौन शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि कैटलिस्ट टाइप का कोई मेडिसिन, कोई दवाई उसने उस रोज़ खाई थी और इसके साथ साथ अंजलि ने से कुछ सेडेटिव्स यानी नशे की गोलियां किसी खाने की चीज़ में या किसी ड्रिंक में डालकर पिला दी थी। और वो जो एक यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाई है और जो दूसरी नशे की दवाई है, ये सारी चीज़ें अंदर गई और तकरीबन 53 साल का वो आदमी इतना लोड या दवाओं का ये जो केमिकल रिएक्शन है उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। और मुझे ऐसा लगता है, डेड बॉडी की जो हालत पुलिस ने बताई उसे देखकर लगता है कि शायद कोई अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो गया हो जिसकी वजह से उस शख्स की जान चली गई हो। अंजलि से जब पुलिस ने पूछताछ की, अंजलि एलियस निकिता से, तो उसने बताया कि उसका इरादा लूटना जरूर था लेकिन उसका कत्ल करना नहीं था। लेकिन जब उसने सेडेटिव दिया और कुछ ही देर हालत बिगड़ गई तो फिर उसको बड़ा अफसोस हुआ और इसी अफसोस के मारे उसने 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात को वहीं दीपक की लाश के पास बैठकर वो 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि आप एक नाइस पर्सन हैं, सॉरी 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 4 बार, समझ लेना मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जो आपके साथ ऐसा किया, एक्सट्रीमली सॉरी यार। ये कहकर उस अंजलि ने वो चिट्ठी लिखी, लाश के पास छोड़ी और उसके बाद दीपक का जो बैग है उसे उसने उड़ा लिया और साथ में उसके सोने की अंगूठी और दूसरी जो कीमती चीज़ें उसके पास थी, ये सारी चीज़ें लेकर वो वहाँ से फरार हो गई। अब इस मामले में मधुमिता का रोल और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी पुलिस की जांच में सामने आया। अब ये पता चला कि उस रोज़ हत्या करने के बाद या हत्या ना भी करें लेकिन बेहोश करके लूटपाट करने के बाद अंजलि का इरादा था कि वो मधुमिता के साथ मिलकर वहाँ से फरार हो जाएगी, लेकिन बेहोशी की जगह मामला बिगड़ गया और
नहीं चली गई, तो फिर जब जान चली गई तो अंजलि थोड़ी घबरा भी गई, लेकिन उसने लूटपाट का जो अपना इरादा है उसे नहीं बदला था। सारा माल असबाब उसने होटल के कमरे से जो भी कीमती चीज़ें थी उसे उसने समेटा और वो अकेले वहाँ से रफू चक्कर हो गई। कत्ल के बाद वो घबरा गई थी, इसलिए वो अंजलि जो है उर्फ निकिता, वो मधुमिता से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं कर रही थी, बात भी नहीं कर रही थी। यही वजह है कि पुलिस को उसे पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके पास से लूटी गई चीज़ें तो मिली ही, साथ ही कई सारे फेक आई कार्ड, आधार कार्ड और इसी तरह के दूसरे जाली दस्तावेज मिले, जिससे वो अपनी रियल आइडेंटिटी को कंसील करके यानी असली पहचान को छुपा कर रखती थी। तो ये थी एक खतरनाक महिला या एक खतरनाक कातिल की कहानी, जो फ्लैश ट्रेड यानी जिस्म फरोशी के धंधे में भी शामिल थी, लेकिन साथ ही कोई सॉफ्ट टारगेट जब वो पाती थी तो उसके साथ लूटपाट भी करती थी। तो ये घटना थी एक कत्ल की, जो शायद कत्ल होना नहीं था, कत्ल करने का इरादा कातिल का नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह के हाथ बने कि कत्ल हो गया, जान चली गई और लूटपाट करके फाइनली वो महिला फरार हो गई। और कुछ दिनों की तफ्तीश के बाद अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज से एक रोज पहले यानी 6 अप्रैल को पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और एक तरह से इस मामले को क्रैक कर लिया है। तो पुलिस ने, आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते भर के अंदर ही इस मामले को सुलझा ज़रूर लिया, लेकिन इस हफ्ते भर में ही पुलिस को इस केस को सुलझाने में काफ़ी पापड़ बेलने पड़े और जिस तरह से पहचान छुपाकर ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसने पुलिस के लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ा दी थी। हेड्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस, जिसने तकरीबन हफ्ते भर के बाद इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सुलझाया और पूरी कहानी पर से पर्दा उठा दिया। आपकी इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में क्या ख्यालात हैं, क्या राय है, प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक बात जो मैं सोचता हूँ वो ये कि अगर कोई भी इंसान इस तरह के रिलेशनशिप में जाता है जिसे वो अपने फैमिली से या पब्लिक के बीच में स्वीकार नहीं कर सकता, तो इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर ख़तरनाक घटनाओं में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो भी जिस्म फरोशी की गलियों से गुजरता है या मान लीजिए इस तरह के धंधे में शामिल है, वो एंड ऑफ द डे उसका मर्डर ही हो जाता है या फिर जो महिला है उसकी जान चली जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ अपराध या कुछ नेगेटिव होने की बुनियाद जो है वो तैयार होती है और कभी भी बात बिगड़ सकती है, जैसा साथ हुआ। अब देखिए, जान तो गई ही, लेकिन साथ ही बाकी जो और नेगेटिव चीज़ें बाई प्रोडक्ट के तौर पर सामने आई और सोसाइटी में जो मैसेज गया, वो भी अपने आप में काफ़ी दुखद है और काफ़ी अफसोसनाक है। तो आपकी क्या राय है इस घटना पर, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पिछली स्टोरी जो मैंने आप सबको सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कनाडा से एक लड़की बहुत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और उसकी डेड बॉडी जो है दिल्ली में नहीं, दिल्ली के करीब हरियाणा में ज़मीन के अंदर से बरामद हुई। ऐसा कैसे हुआ, वो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी। उस कहानी के बारे में तो मैं और डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, अगर आप में से किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मेरी वो कहानी या वो वीडियो दिख जाएगी। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा, बड़ी ही चौंकाने वाली कहानी है। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। शंकर लाल बिश्नोई जी ने कमेंट किया, इन्होंने लिखा है कि जब दिन में एक बार आपका दर्शन नहीं हो जाता तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि रोज़ एक कहानी सुनाते रहो। इस मोहब्बत का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। शंकर लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ शंकर लाल जी नहीं बल्कि तमाम लोगों ने, क्योंकि मैं 2 या 3 दिनों के गैप के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ था, तमाम लोगों ने मेरी खैरियत पूछी है और मेरे लिए गुड विशेस भेजे हैं, तो मैं आप सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। रूमा फारूकी जी हैं, इन्होंने भी लिखा है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ऑसम टैलेंट विद अस, ग्लैड टू नो दैट यू आर फीलिंग बेटर नाउ। थैंक यू वेरी मच रूमा जी। रितिका जी रेगुलर कमेंट करती हैं, उन्होंने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने का सुझाव दिया है, बहुत धन्यवाद आपका। अर्पिता द्विवेदी जी ने भी ये बात कही है कि जो भी केस है, जो भी इंसिडेंट या कहानी मैंने सुनाई थी उसके बारे में बातचीत तो होगी, लेकिन उन्होंने मुझे सुझाव दिया है कि मैं अपना ख्याल ज़रूर रखूं। अच्छा, मैं चूँकि ऑब्वियसली अब क्राइम तक फैमिली की बात करता हूँ और छोटी छोटी माइन्यूट जानकारी भी आप लोगों को देता हूँ, तो आप लोगों को बताऊँ कि स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा हूँ। अभी भी मैं कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ हूँ, तो इसी वजह से कल मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। तो होपफुली जब तक आप ये स्टोरी देख रहे होंगे तब तक मैं डॉक्टर से मिलकर अपनी परेशानी उनसे बताकर, हो सकता है कि मैं अंडर ट्रीटमेंट रहा होऊंगा और होपफुली आने वाले कुछ दिनों में मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। आप लोगों की इतनी सारी दुआएं और मोहब्बत जो है वो खाली नहीं जाएंगी।
संगीता बंसल जी का भी कमेंट आया है। इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ सुनते ही मुझे नींद आती है, आवाज़ में सुकून लगता है। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने लिखा है मे बी माई कज़न स्टेज एट जमशेदपुर। अरे ग्रेट, यह तो बहुत अच्छी बात है। और ये खुद संगीता जी जो है वो साउथ मुंबई में रहती हैं। तो खैर, जमशेदपुर से कभी भी कोई रिश्ता जोड़ता है तो या जुड़ता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी आदमी के लिए उसका होम टाउन बड़ा प्यारा होता है, और ख़ासकर जब वो होम टाउन से बाहर कहीं रहकर रोज़ी रोटी कमाता हो या ज़िंदगी गुजारता हो तो उसको अपने बचपन की यादें, शहर हो तो शहर की गलियां, गांव हो तो गांव की सड़कें सब याद आती हैं। प्रणव माथुर जी का कमेंट है। वरुण शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी है। शोभा कुलकर्णी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रिया सलाम जी, विनय नासवाले जी, रवि कुमार शर्मा, नंदिता काके चौधरी, झुमुर चक्रवर्ती। पता है बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल यूट्यूब में जो आईडी है, चूंकि उसमें नाम और सरनेम एक साथ क्लब्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो आईडी से नाम पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं उनके कमेंट पढ़ते पढ़ते अब मुझे इतना याद हो गया है कि मैं बहुत, जिसे कहते हैं ना कि फ्लॉलेस तरीके से उनके नाम को तुरंत पढ़ पाता हूँ। आयशा अख्तर जी, परूप श्रेष्ठा जी, सुरु चौहान जी का भी कमेंट आया है। रेखा भट्ट जी, इन्होंने भी अपने गुड विशेस मुझे दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। CH पुरिया कुकिंग एंड ब्लॉग के नाम से एक आईडी है, इनका नाम है चंद्रिका, ये गुजरात भावनगर से हैं, और इन्होंने कहा है कि ये शम सर की और मेरी कहानियाँ रेगुलर सुनती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। उमा शर्मा जी, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, उमा जी बेंगलोर में रहती हैं और मेरी बहन हैं, और बहुत प्यार और मान सम्मान के साथ हमेशा मेरे वीडियोस में कमेंट करती हैं, और इसी क्राइम तक के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनसे मेरी मुलाकात हुई है। आमने सामने तो नहीं, लेकिन इसी वर्चुअल वर्ल्ड में उन्होंने खुद को अपना, मेरा बहन और खुद को मुझे अपना उनका भाई माना है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अजरा अकरम जी का भी कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, राजस्थान से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। फौजिया खान, प्रिया शीतल ब्लॉग के नाम से एक आईडी है। अर्चना रोगडे जी भी रेगुलर कमेंट करती हैं। किम चुनचोक ने जय हिंद लिखा है, बहुत स्वागत आपका। प्रवीण के, अनुराधा एंथोनी या एंथोनी, जो भी कहे आप, उनका भी कमेंट आया है। आजकल किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा सर जी, बिल्कुल इस बात में दम है। हालांकि बहुत नेगेटिव होने या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस सावधान, सजग, सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुकेश वर्मा जी का भी कमेंट आया है, और अंतिमा लोगनकर ने भी अपनी बात रखी है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट्स किया है, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि सारे लोगों का कमेंट्स और नाम एक बार में पढ़ना संभव नहीं होता है, तो मैं रैंडम एक तरफ से पढ़ना शुरू करता हूं। कई बार मैं जो है वो टाइम के हिसाब से जो कमेंट आते हैं उस हिसाब से पढ़ता हूं, और कई बार रैंडमली पढ़ता हूं, ताकि एक होता है ना कि किसी का नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूं या जानबूझकर नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसा न तो किसी को महसूस हो और न ही मैं ऐसा करना चाहता हूं। तो इसीलिए अगर मैं किसी का नाम या कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर कीजिएगा इस रूप में कि शायद वो मेरी निगाहों से, या जब मैं कमेंट पढ़ रहा था वो गुजरा नहीं। आप कमेंट करते रहिए, आज नहीं तो कल ऑब्वियसली आपका कमेंट मेरी आंखों के सामने से गुजरेगा। बल्कि एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए मेरे वीडियो में कोई कमेंट करते हैं दोपहर के 2 बजे या 3 बजे, और रोज़ करते हैं, और मैं वो कमेंट किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अब आप कोशिश कीजिए, कभी अगर आपको मौका मिले शाम को या रात को कभी कोई कमेंट डालकर देखिए, हो सकता है कि वो पढूं। तो खैर, कुल मिलाकर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट का टाइम चेंज होने से उसके अपीयर होने का जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है मेरे मन में, और कोई ऐसी बात नहीं। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाकई, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।